जी गैस स्टार्ट करें। चलें। सो लेट्स एक और जो है एंगल के ऊपर हम वोल्टेज फाइंड कर लेते हैं ताकि ये कि हमारा जो टेक्निक है वो थोड़ी सी क्लियर हो जाए फर्दर। ठीक है, तो लेट मी डिलीट दिस ऑल। Okay, so let's now draw for opposite to sorry. Now let's draw for some unknown angle, and afterwards we'll see for which angle we have done it. ठीक है, so let's see, ये ब्लैक कलर को फॉलो करते हैं। Q4, Q3 and Q5 are on। ठीक है, so let's find out the voltage with respect to this switching state। afterwards हम फिर देखेंगे कि ये कौन से एंगल का था। ठीक है, so if Q4 is on, that means VA is going to be 0, Q3 is on, VB is going to be VS, and Q5 is on, so VC is going to be VS as well। So let's now make resistance, load, so therefore we can find out what is happening on the other side, on the load side, और accordingly फिर हम उसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो बना सकते हैं। ठीक है, so now A point is connected to the 0, B and C points they are connected to VS। so now let's find out, this is our supply। जी सर कौन कौन से आपने कनेक्ट किए थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। सर, आपने कौन कौन से स्विचेस सेलेक्ट किए हैं सर? हमने सेलेक्ट किए हैं Q4, Q3 एंड Q5। यस। ठीक है, ये इसको मैंने क्रॉस कर देता हूँ ताकि ये कंफ्यूज ना करें। सो अभी हम ब्लैक कलर को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं कट कर देता हूँ। कनेक्ट का क्या मतलब है? कंट्रोल है, कंट्रोल है वो ये वाली आपने करके। हाँ, दोबारा और चाहिए? नहीं बस वही, ये तो मैंने भी मैंने नहीं, मुझे आपने बताया तो ये नहीं। हाँ, लेकिन आप उसको पता नहीं है तो सारी लैबों में गिरा है। मैं क्या नाम था नाम? हाँ, वो मुझे भी नहीं पता था कि नियम है। चलो ठीक है जी, तो ये समझ आ गई। सर VA 0 होगा, VB VS होगा। क्या चीज? और सर VA VB VC क्या क्या होंगे? हाँ, VA जो है वो 0 है, VB जो है वो VS है, और VC जो है ये VS है। ठीक है, क्योंकि ये अपर स्विचेस ऑन है ना, Q3 और Q5, तो इसलिए VS इज कनेक्टेड ऑन VB एंड VC। ठीक है, तो अब पॉजिटिव साइड पे कौन कौन से कनेक्टेड है? B,
और B के साथ जो है वो C पॉइंट भी कनेक्टेड है, and they are connected to the neutral point, and then the A phase load is connected with the ground. ठीक है, so A point is at 0, B and C points they are at Vs, and this is the neutral point. ठीक हो गया? So now let's find out the value of VAN. So first of all, VAN जो है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? जीरो होगा सर। नेगेटिव होगा क्योंकि N जो है वो हायर पॉइंट पे है with respect to A. Supply voltage is Vs. We are taking voltage across R, and whereas the total resistance is 3R by 2. So R is cancelled. So now we have minus 2 Vs by 3. So this is VAN. और चूंकि VB और VC जो है वो आपस में कनेक्टेड है, मतलब पैरेलल में कनेक्टेड है, so VBN is equal to VCN, and therefore they are going to be Vs R by 2 divided by 3 R by 2. So they both are going to be Vs by 3. ठीक हो गया? सो हमने फेज वोल्टेजेस की वैल्यूज फाइंड कर ली। अब हम देखते हैं कि ये था किस एंगल में, ठीक है, कि किस टाइम ड्यूरेशन के अंदर ये तीन स्विचेस ऑन होंगे, Q4, Q3 एंड Q5. So let's go to the gate signal and find out where we have Q3, Q4 and Q5 on. So this is this point. ठीक है, so ये कौन सा पॉइंट है? 240 से लेके और 60 डिग्री तक, यानी कि 300 तक. So 240 और 300 के दरमियान VAN जो है वो माइनस Vs बाय 3 है, माइनस 2 Vs बाय 3. VBN और VCN जो है वो Vs बाय 3 हैं. सो लेट्स फाइंड आउट. चलिए 240 डिग्री कहाँ पे है? सो दिस इज दी 240 डिग्री, दिस इज 300 डिग्री, 240, 300, 240, 300. ठीक है, सो इस ड्यूरेशन में आप देख सकते हैं कि VAN इज माइनस 2 Vs बाय 3 और VBN जो है वो Vs बाय 3 और जो VCN है वो भी Vs बाय 3. ठीक हो गया? हाँ जी, प्रोसेस समझ आ गया आपको? यस सर। अच्छा, सो अब हमने जो है वो लाइन वोल्टेज भी प्लॉट कर दिए और हमने फेज वोल्टेज भी प्लॉट कर दिया. ठीक है, तो दोनों में हम देखते हैं कि 120 और 240 डिग्री का फेज डिफरेंस है कि नहीं है. सो अगर मैं VAB और VBC को देखूं तो ये इस तरह से 0 से ऑनवर्ड में ऐसे स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, और VBC जो है वो एग्जैक्टली 120 पे 0 से हाई हो रहा है एंड देन गोज ऑन.
ठीक है। सिमिलरली अगर मैं VCA को देखूं तो ये 60, 120, 180, 240 और 240 के बाद ये इसने हाई होना था, तो दैट इज ओके। ठीक है। सो तीनों फेजेस जो हैं वो हमारे पास 120 के फेज डिफरेंस के साथ जनरेट हो रहा है। ठीक है। सो दैट मीन्स कि हमारा गेट सिग्नल भी ठीक था, हमारी जो हमने डिस्कशन की, कैलकुलेशन की, वो भी ठीक है, और जो फेज वोल्टेजेस हैं वो भी ठीक है। कैसे? ये फेज वोल्टेज हमारा शुरू हो रहा है 0 से, VAN हाई तक गया, फिर 0 आ गया, और 120 पे ये 0 आया, तो वहाँ 120 से VBN जो है वो नॉन जीरो होके पॉजिटिव साइकिल इसका चलना शुरू हुआ। VCN को देखें तो ये 240 से इसका पॉजिटिव साइकिल जो है वो चलना शुरू हुआ। ठीक है। सो दैट मीन्स वी हैव जनरेटेड परफेक्ट स्क्वायर वेव बेस्ड फेज वोल्टेजेस एंड लाइन वोल्टेजेस। ठीक है। सो अब हमने इनको यूज करते हुए इसकी मैथमेटिक्स जो है वो डेवलप करनी है, सो दैट हम आगे न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर सकें। ठीक है। सो चूंकि हमारा लोड जो है वो वाई में है, सो इसलिए फेज वोल्टेजेस आर इम्पोर्टेंट टू अस। ठीक है। लेकिन फेज वोल्टेजेस में आप देखें कि डिफरेंट मल्टीपल वैल्यूज हैं, 0 भी है, VS/3 भी है, 2VS/3 भी है, so that makes the calculation little bit complicated। ठीक है। तो हमारे पास y का रिलेशनशिप पता है फेज वोल्टेज के साथ क्या होता है, तो हम लाइन वोल्टेज यूज कर लेते हैं। इस लाइन वोल्टेज की जो कैलकुलेशन होगी उसको हम √3 से डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएंगी फेज वोल्टेज। ठीक है। और चूंकि लाइन वोल्टेज में हमारे पास सिर्फ दो है, या VS है या 0 है। ठीक है। तो इसलिए हम लाइन वोल्टेज को यूज करते हैं फॉर कैलकुलेशंस एंड फाइंडिंग आउट दी फूरियर कंपोनेंट। सो अब आप देखें कि हमने थोड़ा सा इसमें जो वेव फॉर्म है उसमें मॉडिफिकेशन ये की है लाइन वोल्टेज की वेव फॉर्म में, कि हमारा जो है ना वो 0 पे यहाँ स्टार्ट हो रहा है, और फिर हाई जा रहा है VS और फिर 0 हो रहा है। ठीक है। और 0 हो रहा है 120 के ऊपर। अगर हम इस वेव फॉर्म को थोड़ा सा फेज शिफ्ट दे दें तो ये सिमेट्रिकल वेव फॉर्म जो है वो बन जाएगी। और जैसे हम वेव फॉर्म्स की पहले भी बात कर चुके हैं कि बिकॉज ऑसिलोस्कोप में हम टाइम को आगे पीछे वेव फॉर्म्स को शिफ्ट कर सकते हैं, सो देयरफॉर टाइम t0 इज इन आवर हैंड। ठीक है। तो अगर हम इस तरह से करें कि हम लेट से मैं यहाँ पे कह दूँ कि मैं अगर टाइम t0 जो है वो यहाँ पे सेट कर दूँ, ये आपके जहन में था, ये है 60 डिग्री की टाइम ड्यूरेशन, जिसमें वी हैव 0 वोल्टेज एट दी अक्रॉस दी फेज टर्मिनल्स A एंड B। ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरह कर दूं कि 30 डिग्री यहाँ हो जाए, 30 डिग्री इधर, और 30 डिग्री इधर हो जाए। ठीक है। और यहाँ पे मैं ये टाइम t0 को सेट कर दूं। ठीक है। तो फिर आप देखेंगे कि ये वेव फॉर्म जो है वो बड़ी सिमेट्रिकल बन जाएगी। ठीक है। तो इस चीज को हम यूज कर सकते हैं फॉर कैलकुलेशन। ठीक है। ध्यान में रखना है कि हमने 30 डिग्री से 30 डिग्री जो है वो ऐड किया है। तो हमारा जो इंटीग्रेशन इंटरवल होगा फॉर नॉन जीरो वैल्यू, दैट इज फ्रॉम 30 टू 210, क्योंकि 180 डिग्री की सॉरी
हमारा जो PWM सिग्नल है वो 180 डिग्री का है, लेकिन हमारा जो लाइन वोल्टेज नॉन जीरो है वो 120 के लिए है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि फर्स्ट 60 डिग्री, सेकंड 60 डिग्री ये नॉन जीरो, और फिर अगले 60 डिग्री में जीरो हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ये जो इंटरवल है दैट इज, अगर हम ये 30 डिग्री का फेज डिले इसमें डाल दें तो इट स्टार्ट फ्रॉम 30 गोज टू 150, और ये हमने कैलकुलेशन में भी रखना है कि π/6 विच इज 30 डिग्री टू 5 π/6 150 डिग्री। ठीक है, ओके। So again, keeping the same quarter wave symmetry along x-axis, both A0, AN are 0, but BN is non-zero in this case. ठीक है, उसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे के सारे जो हार्मोनिक्स हैं दे आर ऑन, और यहाँ से आप जो BN का फॉर्मूला है यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी ऐसी फिलहाल जगह नहीं है जहाँ पे हम कह सकें कि इवन और ऑड जो है वो जीरो है। वो अभी हम आगे चल के इसकी बात करते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट जो हैं वो BN में जीरो है। ठीक है, सो यहाँ पे डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं, अगर हम ये वेव सिमेट्री को मेंटेन करें तो A0 और AN दे आर जीरो। ठीक है, एंड सिमेट्री इज अलोंग ओमेगा टी π/6, यानी हमने 30 डिग्री जो है वो थोड़ा सा फेज शिफ्ट दिया है सिग्नल के अंदर। ओके, so now let's find out the value of Bn. So time period is half, 1 by 1 from 1 by pi, only we are looking half of the cycle, and it starts from -5 π/6। अगर हम नेगेटिव साइकिल और पॉजिटिव साइकिल दोनों को देखें तो -π/6 से -π/6 तक, और इसमें हमारे पास है -Vs sin n ओमेगा टी डी ओमेगा टी, और दूसरे में है हमारे पास π/6 से 5 π/6 Vs sin n ओमेगा टी एंड डी ओमेगा टी। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट में आता है 4Vs/n pi। दिस इज वेरी सिमिलर टू सिंगल फेज ब्रिज 4Vs, लेकिन उसमें हमारे पास ये कंपोनेंट्स नहीं थे। ठीक है, सो इन 3 फेज एंड ड्यू टू दी फेज शिफ्ट these components are added into this, and they are sin n pi/2 and sin n pi/3। ठीक है, सो अब जब हम इसमें से पूरे कंपोनेंट्स जो है वो बनाएंगे VAB, तो ये सारे का सारा जो BN है ये आ जाएगा along with sin n ओमेगा t, और यहाँ पे हमने चूंकि 30 डिग्री का फेज डिफरेंस दिया था तो वो π/6 भी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, सो हमने π/6 का डिले दिया था राइट साइड में, तो वो प्लस साइन के साथ आ गया, और चूंकि हमारा जो फेज वोल्टेज होता है वो 30 डिग्री लैग कर रहा होता है, तो इसलिए इस 30 डिग्री का एडिशन का ये फायदा होगा कि जब हम फेज वोल्टेज में जाएंगे तो वो ओमेगा टी हमारा जीरो हो जाए। ठीक है, okay, so now let's put the values of n for different numbers like even और odd को हम find out करने के लिए अगर मैं 2 पुट करता हूं तो 2 π/2 is equal to sin pi, so sin pi is going to be 0। अगर मैं 2 पुट करता हूँ, 4 पुट करता हूँ, 6 पुट करता हूँ एंड सो ऑन, तो ये वाला जो कंपोनेंट है sin n pi/2 ये उन सबको
0 कर देता है. So therefore I can say that Bn comes out to be 0 for even number of n. This is one thing, and that is not enough. Now we have one more thing, and that is कि अगर मैं sin n pi by 3 के अंदर इवन नंबर पुट करता हूँ तो ये 0 नहीं होता. Sin 2 pi by 3 gives us some answer. ठीक है. But if I keep the value of odd number like 3 but multiple of 3, that means if I put n equal to 3, then if I put n equal to 9, and then if I put n equal to 27, then it comes out to be the same and it comes out to be 0. Let's look at that. So let's say पहले हमने n को 3 put कर दिया. ठीक है. So now for 3 n equal to 3, this do not comes out to be 0. ठीक है. So अगर मैं 3 put करूं तो sin 3 pi by 2 is gives us some value, a non-zero value. लेकिन जब मैं सेकंड कंपोनेंट में 3 put करूं तो sin 3 pi by 3 comes out to be sin pi, and this is going to be 0. So this component comes out to be 0 for n equal to multiple of 3. Let's call it k. ठीक है. और k जो है वो हमारे पास है 1, 2, 3 natural number, so on. ठीक है. So for n equal to 3k, this component gives us 0 value. ठीक है. So let's say put the 6 value. So 6 pi by 3 is sin 2 pi, which is again 0. Similarly, if we put n equal to 9, sin 3 pi is again 0. ठीक है. So therefore for n equal to 3 multiple of 3's, which is called triplen component, triplen harmonics also gives us 0 value. ठीक है. So आप जस्ट देखेंगे 3 फेज के अंदर हमारे पास कितना सिंपल हो जाता है और इतने सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे 0 हो जाते हैं. ठीक है. So therefore now we have a live non-zero component of voltages are 1, 5, 7, 11, 13. So you can see multiple of 3, they are also vanished. Even sorry, even numbers are also vanished. ठीक है. That is what we can achieve from a 3-phase inverter. Any questions regarding this line? Okay. चलें. So अब हमारे पास जो लाइन वोल्टेजेस हैं ये आ गए. So VAB, VBC और VCN. ठीक है. अब जो लाइन की पीक है वो ये हमारे पास है टोटल 4Vs over n pi sin n pi by 2 sin n pi by 3. ठीक है. Why we are keeping these both together? Because for odd numbers one component gives 0 result
whereas the other component gives some non-zero result. Okay. So for only 1, 5, 7, 11, both component gives us non-zero result. So therefore we have to keep both component together. ठीक है. So यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि again triple n components 3, 9, 15, all the multiple of 3s they are 0. और इसमें 6 और 12 already 0 है because they are even numbers. So अब हमें आगे जो नेक्स्ट कैलकुलेशन है उसके लिए चाहिए फेज वोल्टेज VAN, VBN एंड VCN. ठीक है. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम इस पीक V पीक को डिवाइड करेंगे √3 से, तो हमारे पास पीक वोल्टेज आ जाएगा फेज वोल्टेज का. Okay, so from here we can find out the line to line RMS voltage, and because we have VS, so VS square from 0 to 120 degree 2 pi by 3 इंटीग्रेट करेंगे और हमारे पास फाइनली आ जाएगा 81% of the VS, that is the line to line RMS voltage. Then we can find out the nth harmonic voltage. Similarly, we can find the line voltage of first fundamental. Similarly, fifth, seventh, and so on. अच्छा, अब इसमें आप देखें कि we are using only one component. Why we are not using sin n pi by 2? Because now we are taking n as 1, 5, 7, 11, and sin n pi by 2 for, let's say, 5 comes out to be 5 pi by 2, which I think result in -1. Similarly, for n equal to 7, 7 pi by 2 also gives us, I think, -1. So sin n pi by 2 for all n number of harmonics for which sin n pi by 2 is not 0 results in only plus or -1. ठीक है. इसलिए ये वाला जो कंपोनेंट है ये हमें सिर्फ साइन की वैल्यू देता है, यानी कि पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा. ठीक है. लेकिन ये हमें कोई और वैल्यू नहीं देता. सो देयरफॉर वी कैन फर्दर इग्नोर दैट इन आवर कैलकुलेशन. ठीक है. जब हमने इसको इंस्टेंटेनियस वोल्टेज में लिखना है, लाइक दिस वी हैव इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस, तो उसमें हम इसको n को यूज करेंगे, अदरवाइज वी डोंट यूज इट. ठीक हो गया. सो नाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ VL1 फर्स्ट फंडामेंटल लाइन वोल्टेज. RMS वैल्यू फाइंड करनी है, सो देयरफॉर वी आर यूजिंग √2. सो 4VS sin pi by 3 is sin 60 degrees. So we have value for this, and therefore it comes out to be 78% almost of the VS. That is first fundamental. Then we have some problem in the calculation. ये book में थोड़ा सा problem है. So therefore I have made some changes to this. Correction इसमें मैंने की हुई है. So peak phase voltage is not calculated properly in the book. So we can find it out as you can see that we have line to line RMS voltage equal to
under root 2 by 3 Vs. So book is also using under root 2 by 3 Vs, but saying it as a peak voltage. So for peak, RMS voltage has to be multiplied by under root 2 to get the peak value. So therefore, in this calculation, under root 2 is missing. Okay? So this is basically 2 Vs by 3. And that comes out to be 66.7% of the Vs instead of 47%. ठीक है, तो ये थोड़ी सी एक माइनर चेंज है जो कि हमें आगे काम आएगी. And now we have जी any question regarding this? सर आपने कहाँ पे वैल्यू चेंज की वो तो बता दें सही करेक्ट करें. ये है पीक फेज वैल्यू. ठीक है, पीक यानी कि जो फेज वोल्टेज होता है, फेज वोल्टेज का मैक्सिमम, तो वो हमारे पास कैसे आएगा अगर हम यहाँ से आरएमएस वैल्यू को, लाइन वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू को लें, तो वी लाइन आरएमएस ठीक है, इसको आरएमएस को हम अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वी लाइन मैक्सिमम पीक. ठीक है, फिर हम वी लाइन मैक्सिमम से आ रहे हैं वी फेज के ऊपर, तो वी लाइन मैक्सिमम डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 गिव्स अस वी फेज पीक वैल्यू. ठीक है, तो आप देखें कि वी लाइन आरएमएस क्या चीज है, अंडर रूट 2 बाय 3 वीएस मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3. ठीक है, तो यहाँ पे अंडर रूट 2 जो था वो मिसिंग था. जी समझ आ गई? Yes. चलो ओके. नेक्स्ट, अब अगर हमने फेज वोल्टेज को फूरियर फॉर्म में लिखना है, तो देयर इज नो चेंज, वी आर जस्ट टेकिंग द लाइन वोल्टेज, डिवाइडिंग इट बाय अंडर रूट 3 एंड एडिंग अ डिले ऑफ π/6. ठीक है, तो यहाँ पे फॉर पॉजिटिव सीक्वेंस which is 1 7 13 19, they say there is a delay of 30 degree, and for negative sequence which is for n equal to 5 11 17 23, there is a advance in phase delay. ठीक है, लेकिन जो आप कह लें कि लेमैन्स पॉइंट है वो ये है कि जब आपने ये जो π/6 था, ये हमने क्यों ऐड किया था, ताकि हम क्वार्टर वेव सिमेट्री ऐड कर सकें लाइन वोल्टेज के अंदर. ठीक है, तो हमने अब जब VAN फाइंड करना है, तो इसके लिए ओमेगा टी के साथ यहाँ जो भी एंगल होगा दैट शुड बी 0. ठीक है, और VBN के साथ यहाँ जो भी एंगल होगा दैट इज शुड बी 120 डिग्री, और VCN के साथ यहाँ जो भी होगा दैट शुड बी 240 डिग्री. ठीक है, सो दिस इज अ जेनेरिक जो कि सारे इस कहानी का मतलब है. सही हो गया? सो नाउ लेट्स सॉल्व द न्यूमेरिकल, और सिर्फ एक करंट की क्वेश्चन आई थिंक रहेगी, और कुछ है या करंट एंड पावर. सो इम्पिडेंस, जैसे हमने पहले भी कहा था कि इट वुड बी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट, और हार्मोनिक चूंकि हमारे पास ज़्यादा होंगे इस केस में 3 फेज में, ऑल्दो के सिंगल फेज से कम है,
3 के जो मल्टीपल हैं वो भी 0 हो गए। तो देयरफॉर वी हैव फर्दर बेनिफिट टू दिस कि हमारा जो इम्पिडेंस करंट होगा और जो लॉस होगा इस केस में वो पहले से कम होगा। So this is the phase voltage and this is the phase current. For Y load, this is also the line current. So therefore, now we can find out the phase current or line current by using the phase voltage. ठीक है, ये आपने ज़हन में रखना है कि हमारा चूंकि Y लोड है, for Y load line current is equal to phase current. ठीक है, so इसमें confuse नहीं हो। So therefore, we will be finding the phase current by using phase voltage, not the line voltage. So therefore, we have 4Vs over n pi, and further it is divided by under root 3, so that we have phase voltage, and this is basically the peak phase voltage. And then obviously we have sin n omega t, and the further theta n is calculated by omega n omega l by r, tan inverse n omega l by r. Okay, so further calculation is very similar to the single phase inverter. हम उसी तरह से एक टेबल बनाएंगे and so on. ठीक है, and similarly for DC supply current, we have input power, which is the DC power, DC voltage, DC current, equal to the all phase powers. So phase voltage multiplied by phase current plus phase voltage Vn multiplied by phase B current, and phase Cn voltage multiplied by phase C current. So all three currents are combined together, and we have the same formula as compared to the single phase inverter. Only 3 is added into that. ठीक है, अगर हम लाइन करंट लेंगे तो अंडर रूट 3 आएगा, अगर हम फेज करंट लेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, so therefore total output power is going to be VO1 3 times VO1 by Vs into IO and cos theta 1 divided by Vs is the resultant source current. We can also find out the total power by calculating or multiplying 3 to the phase current square into R. ठीक है, so now let's do the calculations, solve the numerical, and then we finish with the power electronics course. So we have 3-phase inverter connected. Y connected load is 5 ohms resistance, inductance is 23 millihenry, and the inverter frequency is 50 hertz. The DC input voltage Vs is 220 volts. So again we have to express instantaneous line voltage, line current, and then determine the line voltage, RMS phase voltage, RMS line voltage of first fundamental, RMS phase voltage of first fundamental, total harmonic distortion, and all things the same, and the load power, average transistor current, and the peak current or RMS transistor current. So let's find it out by using again the Excel sheet. So let me open that.
So there's one second. Okay, guys. So let's look at the Excel sheet. This was done using the single phase, so we can use the same, and then we change it a little bit to make it for three phase. So in this example, we don't have capacitive impedance, so let's make it 0. And this is y divided by, okay. So we keep it 0 to avoid the divided by 0. Okay, so now again we make table like this. So in this case, we just need to add sine n pi by 2 and sine n pi by 3. Two components we need to add in peak voltage. So this is basically our V line and peak voltage. Then we have V line RMS, and then we add also V phase and V phase RMS. So as far as impedance is concerned, there is no change, but there is going to be change in the case of V peak, V line peak. So we have 4 Vs by n pi, and this is going to multiply by sine n multiplied by pi and divided by 2, and again sine multiplied by n into pi divided by 3. So this component must be added into this, and similarly all other calculation will automatically be done. So we apply these to all, and therefore, and you can find out that the third harmonic is 1.1 e raised to the power minus 14, so therefore it is going to be 0. Okay, so we can easily remove the third harmonic, the ninth harmonic, and so on. Even number are already not here, not used. Okay, so now RMS is just square root, so we find out the peak value of phase voltage, which is just square root of 3. Apply this, and then we take the RMS value
which is the square root of peak value divided by the square root of 2. And similarly, we can verify that by dividing the line voltage RMS divided by square root of 3. So it's the same value. So you can find out that when we apply 220 volts DC, the three-phase AC voltage RMS voltage is just 100. Okay. So therefore, to get this V phase RMS to 220 volts, we need to apply a large value of DC. Let's check that. 600 is too much, so 500. Yeah, so almost 500 volts, minimum 500 volts, because right now we are taking the square at the PWM signal is 180 degree, okay, which is practically impossible. We cannot provide that PWM signal to the three-phase inverter, but close to that we can achieve. So therefore, minimum 500 volt DC we need to get the first fundamental equal to 220 volts. So now, right now we have 220 volts, and according to that we get only 100 volts at the phase voltage. So now to find out the phase current, because phase current and line current they are equal, so I phase is going to be find out through phase RMS, not through the line RMS. ठीक है, ये ज़हन में रखना है आपने. So therefore V RMS, I phase RMS is going to be V phase RMS divided by impedance Zn. Okay, so therefore phase current we have now, we can find out the peak current for according to that phase, which is just phase RMS multiplied by square root of 2. So 10 amperes is the first fundamental peak current, and therefore if we need to find out the peak currents, we can write it down like this, or if we need RMS current, we can also write it down. Similarly, we are required in this case to write down the line currents and line voltage in form of these. So therefore we have used, because line current and phase current is the same, so therefore we are using RMS or phase current. Let's look at RMS. Instantaneous. Okay, so for instantaneous we need peak current, and similarly on the voltage side we line output voltage is going to be
the peak voltage. We sign in n omega. So for first fundamental, we have this n omega. N omega divided by the value of L. We'll get n omega. So 314. Then we get the angle, and for this we just need to get the theta n. Minus and this is the phase angle delay. This is one component. Then we just take it on and we get the other one. So use plus so this is the Fourier component line voltages or instantaneous line voltages, and these are the instantaneous line currents. Okay. So here harmonic current is already calculated, but we need to make sure that this is calculated in the right way. So harmonic current, we can do this by using the P current or the RMS current. Both is going to be the same. So let's recalculate it. So we have this. First take the square root, and then first fundamental square plus fifth harmonic square plus 90 seventh harmonic square plus 11th square plus 13. Oh, sorry. So in harmonic current, there should not be first fundamental. Yeah. So now, yeah, I think calculation is okay. So total harmonic distortion is around 6.5%. So that means we can easily calculate or cater the total harmonic distortion by applying a LC filter. So now let's find out the total power, and that is going to be 3 times V out. So let's first calculate V out, and we can calculate it from the phase RMS voltage. So let's
calculate V is total, and this is going to be square root of first fundamental square plus fifth square plus seventh square plus 11th square plus 13th square and plus. This is V total is 102. So therefore 3 times V phase square, V phase square, yes. Or let's find out through I, total current. It's okay. V square is also well. V square divided by R, which is 10. So this is total power is 3 kilowatt. And now find out the first power consumed by first fundamental, and that is going to be 3 multiplied by I phase RMS square by R, which is 10, and it is going to be 1.5 kilowatt. So almost loss is now much less. 50% efficiency we get from this 3-phase inverter. So now the source current, total power divided by the source voltage, and that is the source current is around 14 amperes. So the RMS transistor peak transistor current is 10 amperes, RMS current is 7 amperes, and we are required to find out the IQ average. IQ average is basically the DC current which is flowing through the transistor, and because at a time 3 transistors are working, so therefore the total current from transistor is divided by 3 of the source current. So 4.79 is the average current from transistor. Okay? So this is how we are going to get the all calculations. Total harmonic distortion we already find out. Now we need to find out the V line distortion factor and harmonic factor. So harmonic factor is harmonic factor for 5, because one, and therefore we can find out VO5 with respect to VO1. So let's find out the ratio. V phase fifth, which is basically 19, divided by VO1,
harmonic factor is 0.2, which is 20%. And we can also find out the distortion factor. Let's find out the distortion factor for total, and that we are going to find out by the line voltage. So we have line voltage divided by n. This is first fundamental. So square root of fifth harmonic fifth harmonic. Let's look at the formula. So V line divided by n square and then whole square. Okay. So V line 5 square divided by n. N is 5 for this component. So n would be power 4. And the seventh harmonic square divided by 7 power 4 plus we have 11th harmonic square divided by 11 power 4. This comes out to be 2 and divided by the VO1. So distortion factor comes out to be very less, 0.8%. But because the harmonic factor is larger than 3%, it is 20%. So therefore, LOH is equal to 5. So this is total numeric. चलें, so हमारा टाइम भी यहाँ पे ख़त्म हो गया और न्यूमेरिकल भी हमारा फिनिश हो गया. ठीक है जी. सो यहाँ तक आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स हो गया और जो इंस्ट्रूमेंटेशन में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था वहाँ तक हम जो इंस्ट्रूमेंटेशन है उसका कोर्स रखेंगे. ठीक है. तो यूँ करते हैं कि जो नेक्स्ट वीक में हमारी पावर की क्लास होगी तो उसके अंदर हम दोनों का जो कोर्स है उसको डिस्कस कर लेंगे. अगर रिवीजन की ज़रूरत होगी तो फिर हम जो रिस्पेक्टिव टाइम स्केड्यूल हैं उसके अंदर बैठ के तो अगर रिवीजन की ज़रूरत होगी, कुछ रिवाइज करना है, कोई चीज़ जो आपको समझ ना आए तो वो फिर हम वहाँ से कर लेंगे. ठीक है जी. अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको असाइनमेंट में भी दिया है. ठीक है. तो असाइनमेंट जब आप कर रहे हो और अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए तो आप कंसल्ट कर सकते हैं.